नमस्कार, युवा दर्शन में आपका स्वागत है। मैं भूपेंद्र द्विवेदी। आइए जानते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने संबल योजना के हितग्राहियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बात और कहा कि अब 100 की जगह मात्र 50 रुपए जमा कराए जाएंगे बिजली के बिल। बस कर्मचारियों समेत ऑपरेटरों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर लगाई गुहार। बस कर्मचारियों के सामने रोजी रोटी का संकट, तो वहीं बस ऑपरेटरों द्वारा टैक्स माफी की गई मांग। स्वास्थ्य विभाग में प्रशिक्षण के नाम पर हो रहा है बड़ा खेल। और नगर निगम रीवा का नवागत आयुक्त मृणाल मीणा ने संभाला दायित्व। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर संबल योजना के पात्र हितग्राहियों से बात की और कहा कि संबल योजना के पात्र हितग्राहियों को अब 100 रुपये बिजली बिल देने की बजाय उपभोक्ताओं को मात्र 50 रुपये बिजली के बिल भरने होंगे। बाकी इसका जो अतिरिक्त भार होगा वह सरकार भरेगी। आप खुद सुनिए प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह ने क्या अपील की है। ऐसे मेरे सभी प्रिय बहनों और भाइयों, आप सबको नमस्कार। आप सब जानते हैं इस समय हमारा पूरा देश और दुनिया भी कोरोना के संकट से जूझ रही है। जब मैं मध्य प्रदेश में सरकार में आया तो कोरोना लगभग पूरे देश में फैल चुका था, मध्य प्रदेश में भी बुरी तरह फैल चुका था। अब कोरोना के कारण, क्योंकि अलग तरह की बीमारी है, यह ऐसी बीमारी नहीं कि एक मरीज बीमार हो तो बाकी उसकी सेवा करने लगे। यह ऐसी बीमारी है जिससे बचना है तो जो पॉजिटिव आ गया है, जिसको संक्रमण हो गया है, उससे हर एक को दूर रहना पड़ेगा। और इसलिए आपने देखा कि कोई प्रियजन भी, परिवार का कोई सदस्य भी अगर संक्रमित हो जाए तो फिर उसके बगल में भी दूसरा सदस्य परिवार का नहीं जा सकता। पूरी दुनिया में भी, पूरे देश में भी और अपने प्रदेश में भी ऐसी परिस्थिति पैदा हुई कि इस महामारी से बचने के लिए हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जो वैश्विक नेता हैं, उन्होंने देश को इस महामारी से बचाने के लिए लॉकडाउन की अपील की, आह्वान किया और 24 मार्च से पूरे देश में लॉकडाउन जारी हो गया। अब लॉकडाउन का सीधा मतलब है कि कहीं कोई चीज ना जा सकती ना आ सकती, घरों से निकलना बंद हो गया और उसके कारण सारे काम धंधे, बिजनेस, व्यापार, रोजी रोटी के भी जो अवसर थे वो अवसर भी खत्म जैसे हो गए। इस बीमारी ने हमको घर रहने पर बाध्य कर दिया। बचने का तो एक ही उपाय, 2 गज की दूरी मतलब लगभग 6 फीट की दूरी आपस में रखो, चेहरे पे मास्क लगाओ, बार बार साबुन से हाथ धो। अब ऐसी परिस्थिति में एक दूसरे से ना मिलें, इसलिए दुकानें भी सब बंद हो गई। हमारे गरीब भाई बहन जो हाट ठेला में, गुमटी में, छोटी मोटी दुकानों में अलग अलग सामान बेचते थे, दुकानें बंद हो गई, छोटी हो चाहे बड़ी हो, कारखाने बंद हो गए और हमको घरों पे ही रहना पड़ा। अब स्वाभाविक रूप से जब घर पे रहते हैं तो बिजली थोड़ी ज्यादा जलती है, टीवी भी खोल लेते हैं, लाइट भी जलती है। जब घर नहीं रहते तो लाइट बंद करके चले जाते हैं। और इसलिए मुझे यह जानकारी लगी कि बाद में जब बिजली के बिल आए तो बड़े बड़े आ गए।
कई जगह मैंने पता किया, फिर बिजली विभाग के हमारे अधिकारी बैठे हैं, सीएस बैठे हैं, तो पता चला हां बिल तो बड़े आए हैं। अब ऐसी परिस्थिति में जब काम धंधे चल नहीं रहे, रहना घर पर है और बड़े बड़े बिजली के बिल आ जाएं, तो व्यवहारिक रूप से यह मुश्किल हो गई। कितने बड़े बिल भरें कैसे? और जब इस समस्या का पता चला तो हमने फिर तय किया, क्योंकि मैं तो खुद मुख्यमंत्री था उस समय, हमने संबल योजना बनाई पहले भी, और संबल योजना बना के तय किया कि बिजली के बिल बड़े नहीं आएंगे, छोटे आएंगे। संबल योजना के एक उद्देश्य था गरीबों को सस्ती बिजली देना, और मैं उसके लिए प्रतिबद्ध हूं। सस्ती बिजली गरीबों को दी जाएगी। गरीब, निम्न मध्यम वर्गीय। अच्छा, संबल योजना में तो बिजली के बिल के अलावा बच्चों की फीस भरवाने का काम, बेटा बेटी जन्म ले तो जन्म लेने के पहले 4,000, जन्म लेने के बाद 12,000, 16,000 रुपया देने का काम, बेटियों की शादी, एक्सीडेंट में मौत हो तो पैसा 4 लाख रुपया देने का काम, सामान्य मृत्यु पर 2 लाख, अंतिम संस्कार के लिए 5,000। अब वो योजना बंद कर दी थी पिछली सरकार ने, मैंने फिर चालू कर दी। लेकिन जब बिजली के बड़े बिलों की समस्या आई तो हमने बैठक बुलाई और यह तय कर दिया कि गरीब जनता ऐसे समय जब काम धंधा भी बंद है, बड़े बिजली के बिल नहीं देगी, नहीं दे सकेगी। अब नहीं देगी का मतलब ये नहीं है कि जनता नहीं दे तो फिर देगा कौन? सरकार को अपने खजाने से पैसा बिजली वालों को देना पड़ता है। और इसलिए हमने एक बड़ा फैसला किया। एक तो हमने ये फैसला किया कि तत्काल बिजली के बिल लोग नहीं दे सकते थे, तो मार्च और अप्रैल के बिजली के बिलों के बिना सरचार्ज के भुगतान की तिथि बढ़ा के 15 मई कर दी थी, और कृषि उपभोक्ताओं को भी बिना सरचार्ज के बिजली की बिल जमा करने की तारीख 15 मई कर दी थी। घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ता, उनके भी स्थायी प्रभार को 15 मई तक के लिए डेफर कर दिया था। लेकिन इसके अलावा हमने तय किया कि मार्च 2020 की स्थिति में हमारे संबल योजना के गरीब वो हितग्राही जिनका अप्रैल महीने में 100 रुपए का बिल आया है, उनसे अप्रैल, मई और जून 3 महीने का बिजली का बिल केवल 50 रुपया लिया जाएगा। 100 रुपया भी नहीं, केवल 50 रुपया। क्योंकि इस समय गरीबों से ज्यादा पैसे लेना यह उनके साथ न्याय नहीं था। और मैंने खुद बड़े बड़े बिजली के बिल, जब मैं विरोध में था तब जलाए, उनकी होली जलाई थी। तो मैं कैसे बड़े बिजली के बिल लेने दूंगा? और ये 100 रुपए तक जिनका आया उनसे केवल 50 रुपया बिजली का बिल, और जिनका 100 रुपए का बिल आया, जिनको 100 रुपए का बिल मिला अप्रैल के महीने में, लेकिन मई, जून, जुलाई में 400 रुपए तक बिल हो गया, तो ऐसे 100 रुपए से लेके 400 रुपए तक के बिल वालों से हमने तय किया केवल 100 रुपया लिया जाएगा। हर महीने केवल 100 रुपया। और इसके अलावा अगर 400 रुपए से ज्यादा का बिल आया है तो उनसे केवल आधा बिल वसूल किया जाएगा।
अब मैंने अभी जानकारी ली, मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, अप्रैल महीने में जिन उपभोक्ताओं का 100 रुपया बिजली का बिल आया है, उनसे मई, जून और जुलाई में केवल 50 रुपया लिया जाएगा और इससे लगभग 56 लाख परिवार, 56 लाख उपभोक्ताओं को 255 करोड़ रुपए का लाभ है, क्योंकि वो हम सरकार की तरफ से फिर बिजली वालों को देंगे। लेकिन आपको केवल 50 रुपया बिजली का बिल देना है। जैसा मैंने बताया, मई, जून, जुलाई के लिए मेरे जिन उपभोक्ता बहनों और भाइयों को अप्रैल माह में 100 से लेके 400, 100 से ज्यादा लेकिन 400 तक का बिजली का बिल मिला, उन्हें केवल 100 रुपया भरना है, और जिनका 400 से ज्यादा है उनको आधी राशि भरना है। बाकी बिल का फैसला जांच करने के बाद किया जाएगा। तो ये फायदा भी लगभग 183 करोड़ का होगा, जो सरकार को बिजली वालों को देना पड़ेगा। घरेलू उपभोक्ताओं के 484 करोड़ रुपया अब सरकार के खाते में आएंगे, वो आपके खाते में नहीं आएंगे। और जिन उपभोक्ताओं को नियत प्रभार को डेफर किया गया है, उनसे 6 समान किस्तों में अक्टूबर 2020 से मार्च 2021 तक वो भुगतान कर सकते हैं। उनको 183 करोड़ रुपए का फायदा होगा। और अप्रैल और मई में नियत तिथि में जो बिल जमा कर रहे हैं, उनको 1% प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। इस प्रकार आप देखेंगे सभी श्रेणी के 95 लाख परिवारों को 623 करोड़ का लाभ दिया जा रहा है। अब कई तरह की शिकायत होती, उनके निराकरण के लिए कॉल सेंटर में प्रतिदिन 1500 उपभोक्ताओं से फीडबैक लिया जा रहा है। और फीडबैक यह है कि 96% उपभोक्ता जो कार्रवाई की जा रही है उससे संतुष्ट है। लॉकडाउन के समय बिजली विभाग के कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने भरपूर प्रयास करके बिजली की व्यवस्था को, बिजली की सप्लाई को सुचारू रूप से चालू रखा है। इसलिए इनका काम प्रशंसनीय है और हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा आंधी तूफान के कारण, असमय बारिश के कारण कहीं बिजली की सप्लाई थोड़ी बहुत बाधित हुई थी, क्योंकि जोर से आंधी चली, कहीं पेड़ गिर गया, कहीं खंभे उखड़ गए। लेकिन फिर भी 24 घंटे उपभोक्ताओं को घर में बिजली और 10 घंटे खेती के लिए बिजली उपलब्ध करा दी जाए, इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, ये गरीबों की सरकार, आम जनता की सरकार है। आपको दिक्कत और परेशानी ना हो, परिवार की व्यवस्थाएं ठीक बनी रहे और कोरोना काल में भी हमारी जिंदगी में कोई दिक्कत ना आए, इसलिए बिजली से संबंधित ये फैसले किए हैं। आप जानते हैं कि सभी हमारे गरीब उपभोक्ता भाई बहनों को राशन की व्यवस्था, राशन कार्ड ना हो तो भी हमने इस बार देने का फैसला किया। बाहर से आए प्रवासी मजदूरों के लिए भी राशन दे रहे हैं। मनरेगा के काम गांव में व्यापक पैमाने पर खोल दिए गए। एक नहीं, अनेकों योजनाएं हमने चालू की है इस समय, और उद्देश्य एक ही है, मेरी जनता को कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको कोई परेशानी है
तो कॉल सेंटर में आप कॉल कीजिए, आपकी तकलीफ और परेशानी दूर की जाएगी। मैं हमेशा कहता रहा हूं, मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली जनता ही मेरी भगवान है और उस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। उसी भाव से लगातार आपकी सेवा के काम करते हुए सरकार आगे बढ़ रही है। बच्चों के स्कूल अभी भी बंद है, कब चालू करेंगे ये तय किया जाएगा इस माह के अंत में, लेकिन घर पर भी थोड़ी बहुत पढ़ाई बच्चों की होती रहे, इसकी आप चिंता करें। आपका काम धंधा बस कर्मचारियों समेत ऑपरेटरों द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंचकर रोजी रोटी के संकट की लगाई गई गुहार। लॉकडाउन के चलते देश भर में पूरी व्यवस्था के साथ ही ट्रांसपोर्ट पर भी बुरा असर रहा। इस बीच सभी यात्री बसों के पहिए पूरी तरह से थम गए, लेकिन अब लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे जहां सारी व्यवस्थाएं शुरू हो चुकी हैं, वहीं इस स्थिति में भी बस संचालित नहीं हो पा रही हैं, जिसके कारण बस चालक, परिचालक व इससे जुड़े अन्य कर्मचारियों के सामने रोजी रोटी का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। इस समस्या से ग्रसित बस चालक, परिचालक व अन्य कर्मचारी सोमवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और अपनी फरियाद सुनाई। ज्ञापन सौंपने कलेक्ट्रेट पहुंचे बस कर्मचारियों ने कहा कि इस लॉकडाउन के दौरान बस कर्मचारियों की कोई मदद बस मालिकों द्वारा भी नहीं की गई, जिसके चलते इनके घर परिवार और बच्चों के सामने मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। आप खुद सुनिए बस कर्मचारियों ने क्या कहा। ड्राइवरी करता हूं सर, मुझे आज 3 महीने से बैठाया जा रहा है। मैं बैठा हूं, ना मोटर मालिक कुछ दे रहा, ना शासन कुछ देने को तैयार है। हम लोग भूखे मर रहे हैं, कर्जा पात लेकर अपना काम चला रहे हैं। इस कारण से मुझे कुछ प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से दिया जाए। हम लोग परेशान हैं, 3 महीने से कर्जे पात लेकर अपना काम चला रहे हैं, इसलिए हम लोगों को व्यवस्था किया जाए शासन की तरफ से। क्या नाम है? अमृतलाल द्विवेदी। कलेक्टर कार्यालय मांगे अपनी ड्राइवर यूनियन भाइयों, हमारे सब बेरोजगार पड़े 3 महीने से, उनके लिए खाने पीने की कोई व्यवस्था शासन न मोटर मालिक कर रहे हैं। इसलिए हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए कि कुछ न कुछ हम लोग गरीबों के प्रति सुनवाई हो, ध्यान दिया जाए, क्योंकि हम सब देश में हम लोगों के लिए हर जगह भेजा जाता है ड्राइवर, बाहर घाट पहाड़ जंगल, और 24 घंटा ड्यूटी हमारी तैनात रहती है। मिलिट्री पुलिस से भी ज़्यादा हम लोग ड्यूटी रहती है, लेकिन हम लोग को शासन की तरफ से और पब्लिक की तरफ से कोई भी सुनवाई या मांगे पूरी नहीं हो रही। हम लोग बेरोजगार हैं और घर में बैठे हुए हैं और एक दूसरे से उधारी लेके कर्जा करके अपना जीवन यापन और परिवार चला रहे हैं, फिर भी शासन सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो हमारा हाथ जोड़ निवेदन है कि हम इस समस्त भाइयों के लिए शासन व्यवस्था कराए, कुछ न कुछ खाने पीने को दे। क्या नाम है? हमारा नाम राम सिंह पटेल। इसके साथ ही बस ऑपरेटरों ने भी तीसरी बार ज्ञापन सौंपते हुए लॉकडाउन के समय का टैक्स माफ किए जाने की मांग फिर से दोहराई है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना की वजह से 22 मार्च से गाड़ियां लॉकडाउन में हैं। शासन ने गाड़ियां बंद करने का आदेश दिया था और अभी 7 जून से शासन ने कहा कि आप गाड़ियां चला सकते हैं, लेकिन जो हम लोगों को ये कहना है कि जो मार्च में गाड़ी नहीं चली, अप्रैल मई जून में गाड़ियां अभी ट्रैफिक है नहीं, और उसके वो टैक्स माफ़ किया जाए और एक पॉलिसी तय की जाए कि किस तरीके से हम गाड़ियां चलाएं। और डीजल के रेट बहुत बढ़ गए हैं और ट्रैफिक रोड पे है नहीं, और आप स्वयं जानते हैं कि बस ऑपरेटर की स्थिति बहुत गंभीर है और आगे कैसे करेंगे, क्या करेंगे, शासन ने वो नीतियाँ स्पष्ट नहीं की हैं। और गाड़ियाँ भी हम सरेंडर नहीं कर सकते हैं 1 महीने 2 महीने से ज़्यादा, और ट्रैफिक है नहीं, टैक्स देना पड़ेगा। ये कैसे ये हमारा संकट कैसे दूर होगा, हमारी समस्याएं कैसे दूर होंगी, इसी बारे में आज शासन से हम पहले भी हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं। अभी उसमें शासन ने कोई जवाब नहीं दिया है, कोई नीति स्पष्ट नहीं किया है। ये बड़ी बस ऑनर्स एसोसिएशन रीवा क्या पूरे मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी परेशानी, ये विडम्बना है कि आगे चल के बस ऑपरेटर्स क्या करेंगे, गाड़ियों की किस्तें देनी है, स्टाफ बैठा हुआ है, ये किस तरीके से। हम लोग खुद बेरोजगार हैं, खर्चे है ही हैं हर जगह, हम लोग खुद बड़ी परेशानी में हैं। बड़ी गंभीर समस्या है पूरे प्रदेश में, रीवा में, कि आगे चल के बस ऑपरेटर क्या करेंगे, गाड़ियाँ बेच दें, खड़ी करें, सरेंडर करें, रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराएं, क्या करें, गाड़ियाँ फाइनेंस में है, आगे चल के किस तरीके से गाड़ियाँ भी फाइनेंस वाले ले जाएंगे। ये बड़ी हम लोगों के लिए जीवन मरण की समस्या आ गई है। उसी संबंध में हम आज कलेक्टर साहब के ज्ञापन, तो फिर बैठ के मध्य प्रदेश स्तर पे इस पर विचार होगा कि अब क्या करना चाहिए। जब शासन सहयोग नहीं कर रहा है, शासन कोई नीति स्पष्ट नहीं कर रहा है,
तो मजबूरन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे तो हम तो बिक जाएंगे। जब गाड़ी नहीं चलेगी, किस्त नहीं दे पाएंगे तो गाड़ी खींच के ले जाएंगे तो बिक ही नहीं जाएगा, और फिर रह क्या जाएगा। स्टाफ बैठा हुआ है, 33 हज़ार गाड़ी चल रही हैं, सब गाड़ियाँ बंद हैं। कितनी ख़राब स्थिति है, इसको मुख्यमंत्री जी को, मध्य प्रदेश शासन को गंभीरता से विचार करना चाहिए। इसको जिस तरीके से वो सोचना चाहिए गंभीरता से, उस तरीके से शासन ध्यान नहीं दे रहा। ये बड़ी हम लोग की विडम्बना है, बड़े अफसोस की बात है। स्वास्थ्य विभाग में प्रशिक्षण के नाम पर हो रहा है बड़ा खेल। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जिला रीवा द्वारा सोमवार से 3 दिवसीय दक्षता प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन सिविल सर्जन कार्यालय सभागार में आयोजित किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य चिकित्सकों एवं स्टाफ नर्सों को प्रशिक्षण देना है। प्रशिक्षण में जिले भर के CHC व PHC से चिकित्सक व स्टाफ नर्स बुलाए गए हैं, लेकिन इस प्रशिक्षण के नाम पर भी स्वास्थ्य विभाग एक बड़ा खेल खेल रहा है। हाल ही में स्वास्थ्य प्रमुख समेत नवागत कलेक्टर द्वारा भी स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को हिदायत दी गई, बावजूद इसके जिम्मेदार अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे हैं। हम जिस दक्षता प्रशिक्षण की बात कर रहे हैं, ऐसे पता नहीं कितने प्रशिक्षण स्वास्थ्य विभाग द्वारा कराकर NGO समेत कई प्राइवेट फर्मों के माध्यम से बड़ा खेल खेला जा रहा है, जिसके लिए बाकायदा शासन द्वारा बजट भी उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन जिम्मेदार उस बजट में बड़ा खेल कर जाते हैं और जरूरतमंदों तक उसका उचित लाभ नहीं पहुंच पाता। इसका सबसे बड़ा उदाहरण उस समय सामने आया जब जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन कार्यालय में दक्षता प्रशिक्षण की ट्रेनिंग चल रही थी। ट्रेनिंग के दौरान न तो प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, न ही शासन के अन्य नियमों का ही पालन किया जा रहा है। जब ये हाल स्वास्थ्य विभाग का है तो ऐसे में अन्य विभागों से क्या उम्मीद की जाए। प्रशिक्षण के दौरान गायनोलॉजिस्ट मास्टर ट्रेनर डॉक्टर मंजू द्विवेदी, कंचन पाठक समेत अन्य चिकित्सक मौजूद रहे। प्रशिक्षण समेत सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन को लेकर हमने डॉक्टर मंजू द्विवेदी से बात की, तो सुनिए इन्होंने क्या कहा। उद्देश्य क्या है और कितने दिन की है प्रशिक्षण? ये जो दक्षता ट्रेनिंग है ये हमारी स्टाफ नर्स और डॉक्टर्स के लिए है, और मेन उद्देश्य दक्षता ट्रेनिंग का ये है कि हमारे देश में मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट जो है वो बढ़ी है, और मध्य प्रदेश में कुछ ज़्यादा ही है, जो अभी इतने साल में भी हमारी सबकी कोशिश करने के बावजूद भी उसमें कमी नहीं आई है। और हम इसमें कमी लाना चाहते हैं कि मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट में कमी आए, और इसी के लिए हम अपनी नर्सेस को और दक्ष कर रहे हैं कि सारे की डिलीवरी कैसे करानी है, क्या करानी है, किन प्रोटोकॉल के तहत करानी है, ताकि इन डेथ्स को होने वाली जो डेथ्स हैं मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को रोका जा सके। और ये 3 दिन की ट्रेनिंग है। ये पेरीफेरी से हमारे कई CSC PSC से डॉक्टर्स और नर्सेज आई हैं, जो 3 दिन की इनको दक्षता की ट्रेनिंग दी जाएगी और इनको सिखाया जाएगा कि प्रोटोकॉल के तहत किस तरीके से काम करना है और क्वालिटी को मेंटेन करना है। यही उद्देश्य है दक्षता ट्रेनिंग का। अभी कोरोना का काल चल रहा है, इस दौरान पे ये मतलब ट्रेनिंग का क्या औचित्य है? यहाँ पे प्रशिक्षण हो रहा है, इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और इन सब चीज़ों का भी कहीं न कहीं पालन नहीं हो पा रहा। पालन तो हो रहा है, सभी लोग मास्क लगाए हुए हैं, और अब मास्क लगा के ही ये सब रिज्यूम कर दी हैं। ये कहा गया है कि अब सारी आप अपनी कार्यक्रम करिए, और अपनी जो नहीं हो रहे थे 2-3 महीने में जो नहीं हो रहा था, तो वो अब धीरे धीरे हमारी नॉर्मल लाइफ की तरफ जा रहे हैं। पर ये है कि मास्क और सैनिटाइजर वगैरह ये इस्तेमाल कर रहे हैं। का भी बड़ा महत्व है। सोशल डिस्टेंसिंग तो कहीं कोई नहीं कर रहा है। हो रहा है, अब देखिए चल तो रहा है, कर रहे हैं अपनी तरफ से जितना कर सकते हैं। अभी ये 15-16 लोग हैं, तो ये मेंटेन कर रहे हैं। प्रशिक्षण के दौरान और क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं खाने पीने और नाश्ते की? प्रशिक्षण के जो प्रशिक्षार्थी हैं वो हमारे इस CSC PSC से आए हैं, तो उनके लिए चाय नाश्ते का है, लंच का है, और ये लोग लंच दिया जाएगा। फिर बाद में इवनिंग की भी वो है, टी है, नाश्ता है, और इनको इंसेंटिव भी दिया जाएगा। वहीं आयोजित प्रशिक्षण में आए प्रशिक्षणार्थी, स्टाफ नर्स व प्रशिक्षकों से हमने बात की, तो इनका कहना है कि हर
प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षणार्थी आते हैं, लेकिन उनको शासन द्वारा मिलने वाली सुविधाओं का समुचित लाभ नहीं मिल पाता। आप खुद सुनिए प्रशिक्षण के लिए आए लोगों ने क्या कहा। क्या नाम है आपका, कहाँ से आई हैं आप? हनुमाना CSC हसीना बेगम। कहाँ से आई हैं? हनुमाना CSC। तो बताइए, यहाँ प्रशिक्षण जो हो रहा है इसमें आप लोगों को जो इंसेंटिव और टीएडीए जो व्यवस्थाएं हैं वो मिलती हैं? TADA नहीं मिलता है। कितनी बार आप यहाँ प्रशिक्षण? हम जून में आए थे और फिर जून में आए हैं। क्या इसके पहले भी। और व्यवस्था तो ठीक रहता है, चाय नाश्ता खाना वगैरह सब मिलता है। और कुछ लड़कियां रुकती हैं तो होटल में भी रहने का मतलब व्यवस्था है। हम तो एक जन के रिश्तेदार के घर से आते हैं, मगर TADA नहीं मिलता है हम लोगों को। इंसेंटिव क्या बताएं, और किसी से ट्रेनिंग में मगर ये एक दस्तावेज ले लेते हैं, मगर TADA नहीं मिलता है। कहेंगे जाएगा आपके खाता में, बस हो गया, जाता नहीं है। अभी तक एक बार भी नहीं आया? नहीं गया एक बार भी। हम तो 4-5 बार ट्रेनिंग में आ चुके हैं। दक्षता की भी, माइक्रो उसका हुआ और स्किल लैब सभी SNCO पूरे। लेकिन क्या होता है ना, खाने की सारी व्यवस्था है, पर TADA इंसेंटिव वगैरह तो अभी तक गया नहीं है एक बार भी। कहेंगे बस हो गया, ले लेंगे पास में, जाएगा नहीं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? CSC हनुमाना से आए हैं, शशिकला चौधरी नाम है। क्या व्यवस्था है, जैसे आप लोग यहाँ ट्रेनिंग प्रशिक्षण लेने आई हैं, इसके बाद आप लोगों को TADA या जो भी इंसेंटिव की व्यवस्था होती है वो क्या रहती है उसकी व्यवस्था? खान पीन के, खाना पीना का तो व्यवस्था अच्छा है, लेकिन वो TADA नहीं मिलता है। ले लेंगे दस्तावेज। क्या व्यवस्था रहती है? बोलो ना, दस्तावेज ले लेंगे। दस्तावेज ले लेते हैं सर, वैसे बोलेंगे भेज देंगे, फिर वो आता नहीं है। कितने बार ऐसा हो चुका है? ऐसा तो 3-4 साल चल रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की इस व्यवस्था व लगाए गए आरोप को लेकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी RS पांडे से बात की गई तो उन्होंने कहा कि यहाँ किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है। आप खुद सुनिए इस मामले पर स्वास्थ्य अधिकारी ने क्या कहा। दक्षता का प्रशिक्षण चल रहा है, क्या उचित प्रशिक्षण का? तो कोरोना काल भी चल रहा है। दक्षता का मतलब होता है जो लेबर रूम में जो कार्य करते हैं, जो स्टाफ रहता है, डॉक्टर से लेकर के 4th क्लास तक सभी को ट्रेनिंग देना, ताकि प्रसव में आने वाली कठिनाइयों से अच्छे से उसको उपचार किया जा सके और मरीज को किसी तरह का कष्ट ना हो। और ये रेगुलर चलता रहता है, ऐसा नहीं कि आज चल रहा मतलब अभी हो गया, ये हर साल होता है। ये मतलब एक तरह से आदमी को अपने जो डेली के अपडेट्स रहते हैं, नई नई प्रक्रियाएं, दवाइयों के बारे में नया नया ज्ञान, इसके लिए किया जाता है। और ये रिफ्रेशर कोर्स टाइप का रहता है और इसको करना जरूरी पड़ता है। अभी कोरोना चल रहा है, न तो वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन हो पा रहा है, न तो उस तरह की व्यवस्थाएं हैं। दूसरी चीज, वहाँ जो प्रशिक्षण में लोग आए हुए हैं उनका ये भी आरोप है कि लगातार न तो उनको इंसेंटिव दिया जाता है, न तो अन्य व्यवस्थाएं उनकी हो पा रही हैं। कई बार बैंक अकाउंट और सारी चीजें करवा ली जाती हैं, लेकिन आज तक कोई उनको नहीं, अभी इस तरह से कोई भी प्रकरण मेरे पास नहीं आया। मैं अभी जानकारी लेता हूँ, यदि कोई ऐसा प्रकरण है कि किसी का इंसेंटिव नहीं दिया, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है कि बिल्कुल इंसेंटिव नहीं मिलता। किसी एक व्यक्ति का हो सकता है कि किसी कारण से अकाउंट गड़बड़ होने से न गया हो, लेकिन रूटीनली चूंकि बजट आता है, बजट बुक करना पड़ता है। अभी उन लोगों का ये भी आरोप है कि न तो नाश्ते पानी का कोई ऐसा इंतजाम हम लोगों को किया गया, दूर दूर से हम लोग आए हैं। नहीं, नाश्ता अभी देखिए, मैं भी अभी आया हूँ सुबह से 10 बजे से 11 बजे इसमें कलेक्टर के साथ TL मीटिंग में था। अब जो खाने का टाइम यही 1 से 2 के बीच में रहता है, वो आपने 11 बजे पूछ लिया है तो समय लगता है किसी भी प्रक्रिया को करने में। और जब पहला दिन होता है तो उसमें किसी चीज़ में थोड़ा सा निश्चित तौर पर व्यवस्था करने में समय लग जाता है। कोई कहे कि हम खाना नहीं खाए हैं तो उसकी व्यवस्था की जाएगी, जो भी प्रक्रिया के तहत होगा। पर ऐसा नहीं है कि नहीं, हमेशा दिया जाता है। अब चूंकि आज का पहला दिन तो हो सकता है, मैं नहीं जानता कि आप सही कह रहे हैं नहीं, क्योंकि मैं गया भी नहीं उधर, आके यहीं बैठा हूँ। तो किसी भी व्यवस्था में थोड़ा सा समय लगेगा, बाकी ऐसा नहीं है। ये चीज़ें बिल्कुल निराधार है कि किसी को पैसा नहीं मिलता, खाना नहीं मिलता, चाय नहीं मिलती, ये बिल्कुल गलत है। और अभी शाम के 5 बजे आप पूछ लेना कि क्या क्या मिला है। ये अनमोल ट्रेडर्स का क्या मामला है, बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है। अनमोल ट्रेडर्स का कुछ भी नहीं है। नाम जो अखबारों में हमने भी पढ़ा है कि ये कहा गया कि एक व्यक्ति ने कंपनी खोल के कर लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसका GST नंबर है, जब व्यक्ति का नंबर होता है, बैंक अकाउंट नंबर हो, तभी खाता खुलता है। अब बाकी चीज़ें हैं उसमें हम देखेंगे कि क्या समस्या है, क्योंकि अखबार में बहुत ज़्यादा है। अखबार में तो बहुत सारा कुछ लिखा जाता है जिसमें कई चीज़ें तथ्यों से परे भी रहती हैं।
यहाँ तो वो चल चुका है कि बस लिखते जाओ तो पता चला कितना लिख दिया, करोड़ों की बात यहाँ हो जाती है, पता चला 10 लाख भी खर्च नहीं हुआ, करोड़ों खर्च हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जो भी होगा नियम के तहत हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। नगर निगम के नवागत कमिश्नर ने सोमवार को संभाला नगर निगम का दायित्व। निगम आयुक्त मृणाल मीणा 2015 बैच के IAS अधिकारी हैं, जो राजगढ़ से रीवा पदस्थ किए गए हैं। मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी आदेश के मुताबिक 10 जून को मुख्य कार्यपालन अधिकारी राजगढ़ में पदस्थ श्री मीना को आयुक्त नगर निगम रीवा के लिए स्थानांतरित किया गया। वहीं राजगढ़ से रीवा पहुंचे नवागत नगर निगम आयुक्त रीवा ने सोमवार को सुबह 10:30 बजे नगरपालिक निगम का कार्यभार ग्रहण कर लिया। इस दौरान निगम उपायुक्त SK पांडे व अधीक्षण यंत्री शैलेंद्र शुक्ला, AP शुक्ला समेत अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं पदभार ग्रहण करते ही नवागत कमिश्नर मृणाल मीणा ने नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों को शहर की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किए जाने निर्देश जारी किया, जिसमें प्रमुख रूप से साफ सफाई, कचरा डंपिंग एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था के साथ साथ संजय गांधी हॉस्पिटल के बाहर की साफ सफाई समेत जगह जगह पड़े कचरे के उठाव समेत अन्य व्यवस्थाएं शामिल रहीं। कलेक्ट्रेट सभागार में कलेक्टर ने ली सभी विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक के दौरान उपस्थित जिम्मेदार अधिकारियों को जिले भर की व्यवस्थाओं को तत्काल चाक चौबंद किए जाने सख्त निर्देश दिए गए हैं। इस बैठक के दौरान कलेक्टर डॉक्टर श्री इलैयाराजा टी ने विभागवार सभी अधिकारियों की क्लास ली और रीवा जिले में सबसे अधिक मात्रा में पेंडिंग पड़े CM हेल्पलाइन के मामलों के साथ साथ प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराए जाने के अलावा ग्राम पंचायतों में CC रोड के घटिया निर्माण को लेकर फटकार भी लगाई और पंचायत सचिव व सरपंचों से रिकवरी के आदेश दिए तथा निर्माण कार्यों को तत्काल पूरा कराए जाने के भी आदेश जारी किए गए। कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में TL पात्रों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अधिकारियों को निर्देश देते हुए कलेक्टर इलैयाराजा टी ने कहा कि सभी अधिकारी शासन की प्राथमिकताओं के अनुसार अपने सप्ताह भर के कार्यों तथा गतिविधियों की कार्य योजना तैयार करें, इसके अनुरूप प्रतिदिन कार्य संपादित करें। CM हेल्पलाइन तथा TL पत्रों का निर्धारित समय सीमा में अनिवार्य रूप से निराकरण सुनिश्चित करें। इस दौरान अधिकांश विभागों में CM हेल्पलाइन के प्रकरणों की संख्या बहुत अधिक है। इन प्रकरणों को लेवल 1 तथा लेवल 2 पर ही निराकृत करने का प्रयास करें। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग तथा शिक्षा विभाग की योजनाओं और कार्यक्रमों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास समन्वयक के साथ कार्य करके शिशुओं के टीकाकरण, शिशुओं एवं गर्भवती माताओं के पोषण स्तर को बढ़ाने तथा मातृ एवं शिशु मृत्यु दर के सूचकांकों में सुधार के प्रयास किए जाएं। जिले में शिशु मृत्यु तथा मातृ मृत्यु की प्रत्येक घटना की रिपोर्ट स्वास्थ्य तथा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत किए जाएं। दोनों विभागों के जिला एवं विकास खंड स्तर के अधिकारी संयुक्त रूप से क्षेत्र का भ्रमण करें। दोनों विभागों के समन्वय से ही स्वास्थ्य सेवाओं तथा महिला एवं बाल विकास विभाग की सेवाओं को बेहतर किया जा सकेगा। विकास खंड स्तर पर भी दोनों विभागों की संयुक्त रूप से बैठक आयोजित करें। सभी SDM भी इन बैठकों में शामिल होकर दोनों विभागों के कार्यों की समीक्षा करें। बैठक में कलेक्टर ने पथ पर विक्रय करने वालों के पंजीयन की समीक्षा करते हुए कहा कि अब तक जिले में 11,360 पथ पर बिक्री करने वालों का ऑनलाइन पंजीयन किया गया है। सभी मुख्य नगर पालिका अधिकारी पथ कर विक्रय करने वालों का 100% पंजीयन कराएं। इसका सत्यापन भी तय समय सीमा में करें। परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण सत्यापन में आ रही तकनीकी कठिनाइयों को तत्काल दूर कराएं। आयुक्त नगर निगम तथा सभी CMO अपने क्षेत्र के हर वार्ड में नाला तथा नालियों की नियमित रूप से सफाई कराएं। जिन क्षेत्रों में बाढ़ आने की आशंका हो वहां जल निकासी के लिए भी अभी से आवश्यक प्रबंध कराए जाएं। नगर की साफ सफाई, प्रकाश व्यवस्था तथा पेयजल व्यवस्था की भी सतत निगरानी की जाए। घर घर कचरा संग्रहण के संबंध में लगातार शिकायतें मिल रही हैं। हर घर से प्रतिदिन कचरा संग्रहण सुनिश्चित करें। बैठक में कलेक्टर ने SDM को नामांतरण बंटवारा तथा राजस्व प्रकरणों के निराकरण के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी SDM अपने मूल कार्यों के साथ शासन के सभी विभागों की गतिविधियों पर सतत निगरानी रखें। कोरोना संक्रमण के कारण जिन बस्तियों को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है
वहां शासन द्वारा किए गए निर्देशों के अनुरूप सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। विभिन्न विभागों के निर्माण कार्यों के लिए आवश्यक शासकीय भूमि का चिन्हांकन करके एसडीएम संबंधित विभागों को उपलब्ध कराएं। बैठक में बाढ़ नियंत्रण, खाद्यान्न वितरण, कोरोना नियंत्रण तथा पेंशन वितरण की समीक्षा की गई। बैठक में नवागत आयुक्त नगर निगम मृणाल मीणा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल बालखेड़े, सहायक कलेक्टर शिशिर गेमावत, अपर कलेक्टर इला तिवारी, सभी एसडीएम, जनपद के सीईओ, सीएमओ तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। शहीद दीपक का अस्थि कलश प्रयाग के लिए हुआ रवाना। हाल ही में भारत चीन सीमा के गलवान घाटी में शहीद होने वाले वीर शहीद दीपक सिंह गहरवार का अस्थि कलश सोमवार को उनके गृह ग्राम से प्रयागराज के लिए रवाना हुआ। रीवा जिले के मनगवा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम फरेदा निवासी दीपक सिंह गहरवार विगत 15 जून को भारत चीन सीमा पर शहीद हुए, जिनका अंतिम संस्कार उनके गृह ग्राम में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ किया गया। इस दौरान प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह समेत भाजपा जिलाध्यक्ष बीडी शर्मा के अलावा अन्य नेता व प्रशासनिक अमला मौजूद रहा, जहां नम आंखों से शहीद को श्रद्धांजलि दी गई। इसके पश्चात सोमवार को शहीद दीपक सिंह की अस्थि कलश को गंगा जी में विसर्जित करने परिजन प्रयागराज के लिए रवाना हुए, जहां भारत माता के वीर शहीद को मां गंगा की गोद में समर्पित किया गया। चीनी सामानों का किया जा रहा बहिष्कार। भारत और चीन की सीमा में भारतीय सेना के साथ हुए छलपूर्वक मुठभेड़ का देश भर में लगातार विरोध जारी है। क्या गांव क्या शहर, जिधर देखें वहीं चाइना की इस कायराना हरकत का विरोध हो रहा है। इसी कड़ी में भारत चीन की सीमा में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की शहादत को नमन करते हुए पवन फाउंडेशन द्वारा चीन के राष्ट्रपति का पुतला दहन करते हुए चाइनीज सामानों की होली जलाई गई और आगे चीन के बने सामानों का बहिष्कार किए जाने की भी अपील की गई। नमामि पवन फाउंडेशन के पवन मिश्रा द्वारा लगातार चाइना की इस नीच हरकत के खिलाफ देश के प्रत्येक व्यक्ति को उसका बहिष्कार किए जाने की भी अपील की गई। भारत और चीन की जो सीमा विवाद के कारण उपजा है, ये स्थिति ऐसी बनी है। हमारे वीर शहीदों को मैं नमन करता हूँ और चीन को इस आशय के साथ मैं, चूँकि हम सब लोग उद्वेलित हैं, हमारे रीवा के भी लाल दीपक सिंह का, उनका वो भी शहीद हो गए हैं, तो ये सादर श्रद्धांजलि के साथ आज हम लोगों ने इस ग्राम पंचायत सगरा में, तो ये रायपुर मोड़ के पास, हमने चीन के राष्ट्रपति का औपचारिक रूप से पुतला दहन किया है, जिसमें तमाम सभी हमारे ग्रामवासी साथी भी उपस्थित रहे। मैं सभी भारत देश के नागरिकों से अपील करता हूं, आज आपके माध्यम से अपील करता हूं कि किसी भी चीनी सामग्री का उपयोग ना करें, 100% आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करें, भारत में ही बनी हुई चीज़ों का उपयोग करें। और मैं इस आशय के साथ मैं सभी साथियों का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं जो आज के कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। स्ट्रीट किचन रेस्टोरेंट में उड़ाई जा रही शासन के नियमों की धज्जियां। रीवा शहर में संचालित स्ट्रीट किचन रेस्टोरेंट संचालक को कोरोना संक्रमण का भय नहीं है। यहां शासन की गाइडलाइन का लगातार उल्लंघन करते हुए देर रात तक रेस्टोरेंट संचालित किया जाता है और रेस्टोरेंट के अंदर लोगों का जमावड़ा भी लगा रहता है। शहर के मध्य चक्रधर सिटी सेंटर के सामने संचालित स्ट्रीट किचन सेंटर की मनमानी बदस्तूर जारी है। यहाँ न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाता है, न ही टाइम का ध्यान रखा जाता है। शासन प्रशासन द्वारा निर्धारित समय के बाद भी होटल संचालक मनमानी तरीके से होटल संचालित कर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इस दिशा में पुलिस भी कोई ध्यान नहीं दे रही है। ऑर्डर हो जाएगा? हाँ, तो यहाँ बैठे खाने क्या कैसा रहता है? 9 बजे तक, इसके अलावा नहीं रहता है। 9 बजे बंद हो जाता है क्या? क्यों भैया, हम आपसे बात कर रहे हैं। 9 बजे अच्छा बंद, क्लोज। तो ये जो लोग बैठ के खा रहे हैं तो इसमें बस आपसे यहाँ पे आ ही रहा ना भैया, मेरी बात सुन लीजिए। जैसे यहाँ पे बैठे तो हम नहीं खा सकते हैं क्या बैठ के? अच्छा, 9 बजे के बाद 9 बजे तो क्लोज हो जाता है रेस्टोरेंट, आप बता रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ 9 बजे के बाद ऑर्डर जो
नहीं, पर्सनल बैठ के अगर खाना है तो क्या कैसा टाइम रहता है? 9 बजे तक। और अंत में आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने संबल योजना के हितग्राहियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बात और कहा कि अब 100 की जगह मात्र 50 रुपए जमा किए जाएंगे बिजली बिल। बस कर्मचारियों समेत ऑपरेटरों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर लगाई फरियाद। बस कर्मचारियों के सामने रोजी रोटी का संकट, तो वहीं बस ऑपरेटरों द्वारा टैक्स माफी की गई बात। स्वास्थ्य विभाग में प्रशिक्षण के नाम पर हो रहा है बड़ा खेल और नगर निगम रीवा का नवागत आयुक्त मृणाल मीणा ने संभाला दायित्व। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन, दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार।